वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 के केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। केस स्टडी क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि यहाँ पे मैं आपके जितने टोटल 12 चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड केस स्टडी यहाँ डिस्कस करूँगी, क्लास 12 बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा मैं एक सीरीज़ और स्टार्ट करूँगी जिसमें आपको मैं क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर से कैसे आ सकते हैं, यानी कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो आपको आइडिया दूंगी, क्योंकि ये नए टर्म से रिलेटेड सिलेबस है जिसमें आपके जितना 30% डिडक्शन था कोर्स का वो डिडक्शन भी हट गया है अब, और थ्योरी बेस्ड पेपर भी आएगा। यानी पहले जो टर्म 1 और टर्म 2 चल रहा था जो अभी एक साल आया था वो अब आपके नए सेशन यानी 22 से 23 के बीच आपका कोई भी टर्म 1 टर्म 2 डिवीज़न नहीं है। पूरा कोर्स आपका आएगा, पूरा सिलेबस आपका आएगा और एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा। तो ये नए CBSE का जो करिकुलम आया है उसमें यही चीज़ मेंशन करी गई है, यही चीज़ बताई गई है। तो इस चैनल के थ्रू आपको बिजनेस स्टडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो केस स्टडी बेस हैं वो भी यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, हर चैप्टर से रिलेटेड। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर किस तरीके से आपके हर चैप्टर से बन सकते हैं, यानी कौन सा टॉपिक आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए पढ़ो और कौन सा आप टॉपिक अपने केस स्टडी के लिए प्रिपेयर करो, वो आपको यहाँ आइडिया ज़रूर मिलेगा। तो मेरे केवल इस वीडियो को नहीं, इसके बाद जो बाकी सीरीज़ के वीडियो आएंगे वो भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करिए बाकी स्टूडेंट्स में भी, और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें और हेल्पफुल लगे। सो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 हमारा केस स्टडी बेस चैप्टर आपका है, फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडी का, क्लास 12 का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो what distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put the principle into practice। यानी कि एक सक्सेसफुल मैनेजर और एक कम सक्सेसफुल मैनेजर में उसके काम करने की एबिलिटी में कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंस करता है। विच एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड इन दी अबव स्टेटमेंट। यानी ये जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें, जहाँ पे प्रैक्टिस की बात हुई है और सक्सेसफुल हैं कुछ लोग, जैसे कुछ मैनेजर सक्सेसफुल होते हैं कुछ नहीं होते, या कुछ बिजनेसमैन सक्सेसफुल हैं कुछ नहीं है, बल्कि पढ़ाई सबने एक ही तरह की है, सबकी प्रैक्टिस सेम ही रही है, प्रिंसिपल सेम ही पढ़े हैं, तो भी उनमें डिफरेंस होता है। तो ये आपका मैनेजमेंट का कौन सा नेचर हाईलाइट है। अब अगर नेचर पे हम ध्यान दें तो चैप्टर 1 में आपके 3 नेचर बताए गए हैं मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट को हम साइंस भी कहते हैं, मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन भी कहते हैं और मैनेजमेंट को हम आर्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वो है प्रैक्टिस, ठीक, कि प्रैक्टिस के बेस पर जो मैनेजर हैं वो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हाँ ये सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल, यानी कितना अच्छा प्रिंसिपल, कितने अच्छे तरीके से थ्योरीज़ वगैरह एक्चुअल प्रैक्टिस में पर्सन लगा पाता है, वो उसकी क्रिएटिविटी को शो करता है। सो जहाँ पे आपका प्रैक्टिस वर्ड आ जाए या क्रिएटिविटी इनोवेशन की बात आ जाए तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which function of management provide a rational approach for setting objectives and developing appropriate course of action for achieving predetermined objective। ऐसा कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है और अप्रोप्रिएट प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, यानी पहले से ही हमें बता देता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो कौन से ऐसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हैं जो हम ये काम करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, प्लानिंग। यहाँ पे आप किस कीवर्ड से प्लानिंग आंसर पता करेंगे, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव को प्री डिटरमाइन करना है, यानी पहले से एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ये काम हम किस में करते हैं, प्लानिंग में करते हैं। हम उनके लिए एक अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डिज़ाइन करते हैं, यानी कि किस किस तरीके से कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स लेके काम करना है, एक ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। ये सारी बातें जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं, प्लानिंग से रिलेटेड हैं। सो योर आंसर विल बी प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। It is multidimensional, which specifies that the task of management is to make the strength of human resources effective and their weaknesses are irrelevant towards achieving the organization's objective। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक डायमेंशन बताइए जो कि क्या है, आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट की डायमेंशन एक है ये, ठीक है,
जहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक। आपने ध्यान दिया हो अगर चैप्टर 1 आप पढ़ चुके हैं तो उसमें मल्टी डायमेंशनल आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फंक्शन। सो उस केस में आपका मल्टी डायमेंशनल 3 होता है आपका पीपल वर्क और पीपल वर्क और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपका एक और टॉपिक होता है, पीपल वर्क ऑब्जेक्टिव आई थिंक रहता है। तो उस केस में आपका मल्टी डायमेंशनल से रिलेटेड यहाँ किस डायमेंशन की बात हो रही है। सो यहाँ जिस डायमेंशन की बात हो रही है जो आपके लोगों की वीकनेसेस को, इररिलेवेंट वीकनेसेस को, यानी जो वीकनेसेस लोगों की ज़रूरी नहीं है उसको हटा देता है और ह्यूमन रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो ऐसा कौन सा आपका डायमेंशन है मैनेजमेंट में। सो योर आंसर विल बी मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम ध्यान देते हैं कि जो हमारे यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है उसे कैसे हमें स्ट्रेंथन करना है और कैसे उसकी वीकनेसेस को कम करना है। तो इस केस स्टडी में आपके कीवर्ड क्या रहे कि जहाँ पे हमें अगर दिखाई दे कि जैसे स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, उनके वीकनेसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिर कौन सी डायमेंशन की बात होगी, पीपल से रिलेटेड यानी लोगों से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट फॉर मेन। एक डिपार्टमेंट है आपका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है करिश्मा लिमिटेड में जो कि रेडीमेड गारमेंट्स बनाता है फॉर मेन। हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 10%। इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये अपने प्रोडक्शन को 10% बढ़ाएंगे। बट द सेल्स डिपार्टमेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। लेकिन जो इनका सेल्स डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे टिल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन द प्रोडक्ट टू इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट फैशन। क्योंकि हो सकता है कि लेटेस्ट फैशन के हिसाब से जो प्रोडक्ट बने वो हमें चेंज कर देना पड़े, इसलिए सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, हम अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाएंगे नहीं। और वहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, हमें 10% प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच थोड़ा झगड़ा हो रहा है, ब्रिंग टू लाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फोर्स दैट कैन हेल्प टू अकॉम्प्लिश द लिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज़ वेरियस डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे आपकी एक इम्पॉर्टेंस को दिखाया जा रहा है जो कि आपकी एक ऐसी इम्पॉर्टेंस है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस लड़ाई झगड़े को कम कर सकती है और दोनों के बीच एक लिंक बैठा सकती है। तो आपको आंसर में विच इम्पॉर्टेंस हैज़ बीन हाईलाइटेड इन दिस केस स्टडी, यहाँ पे ये जो इम्पॉर्टेंस की बात हो रही है तो आपको ये बताना है कि किस इम्पॉर्टेंस की यहाँ पे बात हो सकती है, यानी कौन सा एक इम्पॉर्टेंस हम मैनेजमेंट की यहाँ यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम से बचाए। तो यहाँ पे जिस इम्पॉर्टेंस की बात हो रही है वो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और जो कोऑपरेशन वर्ड है यानी कोऑपरेशन कॉन्सेप्ट जो है वो आपके इस प्रॉब्लम को, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकता है। सो योर आंसर विल बी, इम्पॉर्टेंस जो है वो कौन सी है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। और ये इम्पॉर्टेंस किसकी है, कोऑपरेशन कॉन्सेप्ट की। आप ध्यान दीजिएगा, आप फर्स्ट चैप्टर में देखिएगा लास्ट में कि कोऑपरेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन जो है आपका वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंस दिखाता है किसकी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन की। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि लोग अलग अलग काम करते हैं, लोगों के काम फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन हमें अगर उनमें आराम से कोऑपरेशन बैठाना है या अगर हमें उनको मिल के काम करवाना है तो उस केस में हमें वहाँ पे कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट को नीड हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। रवि जॉइंड अ मार्केटिंग फर्म। रवि ने एक मार्केटिंग फर्म ज्वाइन की एज अ सेल्स मैनेजर। ठीक, ऑन हिज फर्स्ट डे इन द कंपनी ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनका पहला दिन हुआ और उसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब होता है जब आप ऑफिस के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस नए एम्प्लॉय से। द CEO ऑफ द कंपनी टोल्ड रवि दैट ही विल हैव टू सिमिल्टेनियसली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जो रवि हैं, CEO जो हैं कंपनी के, उन्होंने बताया, जो CEO हैं कंपनी के, उन्होंने रवि को ये बताया कि तुम्हें कई सारे जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो तुम्हें साथ मिलकर यानी सिमिल्टेनियसली उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऑल द टाइम यानी सारे समय उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये CEO हैं ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहे हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट वॉज द CEO रेफरिंग टू। तो यहाँ पे जो CEO हैं ये बता रहे हैं मैनेजमेंट की कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करने होंगे रवि को ऑल द टाइम, सारे समय, यानी जब तक कंपनी में वो हैं, काम कर रहे हैं, तब तक लगातार उनको हर जगह
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करने होंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर वक्त करने वाला काम है आपका मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अनलाइक प्रोफेशंस सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर टू पोजेस वैलिड डिग्रीज। ठीक, प्रोफेशन से हट के मेडिसिन और लॉ जो होता है उसमें लॉयर और डॉक्टर दोनों को ही एक वैलिड डिग्री लेनी होती है। नो वेयर इन दी वर्ल्ड इट इज़ मैंडेटरी फॉर मैनेजर टू पोजेस एनी सच प्रोफेशनल डिग्री। वहीं अगर हम बात करें पूरी दुनिया भर में तो वहाँ पे कोई भी डिग्री मैंडेटरी यानी कंपलसरी नहीं होती मैनेजर के लिए होल्ड करना। यानी अगर आप कहीं के मैनेजर बनना चाहते हैं तो कंपलसरी नहीं है कि आपके पास वो कोई मैनेजमेंट की कोई डिग्री हो ही। ठीक, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन बीइंग डिस्कस्ड अबव विच इज़ नॉट बीइंग स्ट्रिक्टली मेट बाय द मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट कौन सी ऐसी प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक है जिसको वो अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री आपने कहाँ पढ़ी थी? जहाँ आपने पढ़े होंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ पे जब आपने मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ा होगा तो प्रोफेशन में एक पॉइंट था आपका ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और इसमें लास्ट में एक ब्लैक कलर से लाइन भी लिखी थी कि यहाँ पे आपके कोई पर्टिकुलर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती मैनेजर बनने के लिए। इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट को हम ये कह सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के पॉइंट को इतना फॉलो नहीं करता है। सो योर आंसर विल बी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ममताज डिज़ाइन टीम डेवलप सम प्रिंट्स फॉर वुमेन ड्रेसेस इन ब्राइट कलर्स ऑन सिल्क। ममता की डिज़ाइनिंग टीम जो है उन्होंने कुछ ड्रेसेस बनाए वुमेन्स के लिए ब्राइट कलर्स में। किस पर? सिल्क पर। ऑल्दो दे लुक वेरी इम्प्रेसिव द यूज़ ऑफ सिल्क मेड द प्रोडक्ट टू एक्सपेंसिव। जो प्रोडक्ट इन लोगों ने बनाया, उनकी टीम ने जो प्रोडक्ट बनाया वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, लेकिन सिल्क पे बनाने की वजह से वो बहुत महंगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया एक एवरेज कस्टमर के लिए। प्रेजिंग देयर एफर्ट्स ममता सजेस्टेड दैट दे कीप दी सिल्क ड्रेसेस फॉर स्पेशल ओकेजन्स। वहीं जब ममता ने ये काम देखा तो उन्होंने अपने टीम को बहुत प्रेस किया, उसकी तारीफ़ की और उन्हें सजेस्ट किया कि हम ये जो सिल्क ड्रेसेस हैं जो इतनी महंगी बन गई हैं इनको हम स्पेशल ओकेजन में बेचेंगे जैसे दिवाली और क्रिसमस में। एंड ऑफर द कॉटन, और जो सिंपल कॉटन ड्रेसेस हैं उन्हें हम रेगुलर बेसिस पे बेचेंगे। तो यहाँ पे जो ममता है वो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही हैं? सो योर आंसर विल बी डायरेक्टिंग। यहाँ पे वो डायरेक्टिंग का काम कर रही हैं। अब कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये दिखाएगा कि यहाँ पे डायरेक्टिंग का काम हो रहा है? यहाँ पे सजेस्टेड वर्ड आ रहा है। ठीक है, प्रेजिंग देयर एफर्ट, उन्होंने अपनी टीम के एफर्ट को प्रेज किया, इसलिए यहाँ पे प्रेजिंग वर्ड, सजेस्टेड वर्ड या इंस्ट्रक्शन देना या मोटिवेट करना, ये सारे वर्ड्स जब आते हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्टिंग फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोई अदर फंक्शन नहीं आएगा, कंट्रोलिंग वगैरह नहीं। यहाँ पे वर्कर से कोई गलती नहीं हो गई, ठीक है, गलती नहीं हो गई, एक्सपेंसिव बन गया सामान, उसके लिए उन्होंने विकल्प निकाला कि ओकेजन्स वाइज हम बेचेंगे। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं परफॉर्म होगा, प्लानिंग बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे काम हो गया है, ड्रेसेस बन गई हैं, राइट, हम बनाने नहीं जा रहे हैं, बन गई हैं ऑलरेडी। सो योर आंसर विल बी डायरेक्टिंग। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। The objective of bright colors is the procurement and sale of traditional Indian handloom and handicrafts item। एक कंपनी है ब्राइट कलर्स, उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या करे? प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन हैंडलूम्स जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो होते हैं उनको इकट्ठा करना और उसके बाद उनको बेचने का काम इनका है। दे सेल फैब्रिक्स, फर्निशिंग्स, रेडीमेड एंड हाउस होल्ड आइटम्स, ये सारी चीज़ें ये बेचते हैं। मेड आउट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन फैब्रिक्स, और ये सारी चीज़ें ये जो बेचते हैं ये इंडियन फैब्रिक से बनी होती हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डिसाइड क्वांटिटीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी में सामान आएगा, किस वैरायटी का आएगा, किस कलर का आएगा, किस टेक्सचर का आएगा, ये सारी चीज़ें ये लोग डिसाइड करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तय करती है। एंड देन एलोकेट रिसोर्सेज, और उसके अकॉर्डिंग ही ये अपने यहाँ रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, और फिर ये सारी चीज़ें ये लोग अलग अलग सप्लायर से ख़रीदते हैं और फॉर देयर इन हाउस डेवलपमेंट, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए भी ये सारे सामान कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे, कौन से सप्लायर से आएंगे, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं? सो योर आंसर विल बी प्लानिंग।
यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ एक्चुअली कोई काम नहीं हो रहा है, प्लानिंग ही प्लानिंग हो रही है, डिसाइडिंग हो रहा है, ठीक है। हर जगह वर्ड हमारा मेंशन है डिसाइड, ठीक है। ये डिसाइड करते हैं, अलोकेट करते हैं, अलग अलग सप्लायर से कांटेक्ट रखते हैं कि किन से क्या खरीदेंगे, ठीक है। सो योर फंक्शन विच इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म्ड हियर इज प्लानिंग, प्लानिंग फंक्शन कर रहे हैं लोग यहाँ पे। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। सना इंटरप्राइज मैन्युफैक्चरर्स ड्रेसेस फॉर वुमेन, ठीक है। सना इंटरप्राइज एक कंपनी है, वो वुमेन ड्रेसेस बनाती है। सना प्लान्स हर ड्रेसेस कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ। सना ने भी प्लान किया कि हम जो ड्रेसेस बनाएंगे, कलेक्शन मेंटेन करेंगे, वो जनवरी के लिए करेंगे। शी हैज़ टू देन इंश्योर दैट देयर इज़ एडिक्वेट वर्क फोर्स एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर वेदर प्रोडक्शन इज़ प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स। और वो लगातार ये चीज़ ध्यान दे रही हैं कि जो हमारी वर्क फोर्स है वो पर्याप्त होनी चाहिए इस प्रोडक्शन के लिए जो वो जनवरी में करना चाहती हैं। उसके लिए वर्क फोर्स यानी कि उनका स्टाफ अच्छा खासा होना चाहिए, उसमें कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। और वो लगातार सबकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी करेंगी, ठीक। और साथ ही साथ वो ये भी ध्यान देंगे कि जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फीचर है कोऑर्डिनेशन का जो कि दिखाया जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन के कई सारे फीचर हैं, जो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है वो हर वक्त करने वाला काम है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कलेक्शन तक, टारगेट सेट करने तक और रिसोर्सेज को इकट्ठा करने तक, वर्कफोर्स को इकट्ठा करने तक, प्लान्स अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या नहीं, इन सब में वो लगातार एक्टिव हैं। तो यहाँ पे ये वो क्या काम कर रही हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से मिल के चलें, यानी कंटिन्यूस बेस पे ये काम कर रही हैं। और कौन सा काम? कोऑर्डिनेशन का। सो योर आंसर विल बी कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। Now come to the last question of this video, question number 10। हिमांशु मेहता वॉज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर। हिमांशु मेहता जो है वो सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं एक रेप्यूटेड कंपनी में। अ कंपनी वॉज मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। कंपनी जो है वो रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर करती है। ही फाउंड दैट द सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर वर डिक्लाइनिंग। अब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लगातार जो रेफ्रिजरेटर के सेल्स हैं वो धीरे धीरे डाउन होते चले जा रहे हैं इन द पास्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों से। सो ही डिसाइडेड टू ब्रिंग इट टू दी नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो इन्होंने सोचा कि ये बात टॉप मैनेजमेंट की नज़र में आनी चाहिए कि हमारे सेल्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं। द टॉप मैनेजमेंट फ्रेम दी स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़ टू इंक्रीज द साइज ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिससे हम रेफ्रिजरेटर के साइज़ को थोड़ा बढ़ा दें। हिमांशु दस इंस्ट्रक्टेड दिस टू दैविक शर्मा हु इन टर्न शेयर द इंस्ट्रक्शन टू एक्चुअल वर्कफोर्स। अब जो हिमांशु हैं उन्होंने ये टॉप मैनेजमेंट की बात किसको बताई? दैविक शर्मा को बताई, जिन्होंने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन शेयर की अपने एक्चुअल वर्कफोर्स से। एक्चुअल वर्कफोर्स का मतलब कौन हो गए? लेबर हो गए। जब हम एक्चुअल वर्कफोर्स वर्ड आपको दिखाई दे तो यानी लेबर्स की बात हो रही है। तो दैविक शर्मा ने जाके ये बातें अपने लेबर्स को बताई कि अब हमें जो रेफ्रिजरेटर है वो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देना है। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच दैविक शर्मा वॉज वर्किंग। तो यहाँ पे जो दैविक शर्मा है वो कौन सी पोस्ट पर काम कर रहे हैं? सो योर आंसर विल बी एट सुपरवाइजरी लेवल या फिर एट लोअर लेवल। लोअर लेवल पे जो है वो वर्क कर रहे हैं दैविक शर्मा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिमांशु है मिडिल लेवल पे। क्यों? क्योंकि वो किसके पास गए? वो टॉप मैनेजमेंट के पास गए अपनी बात कहने, ठीक। टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज चेंज की और किसको बताई? हिमांशु को बताई। अब हिमांशु ने ये बात किसको बताई? दैविक को बताई। और दैविक ने फाइनली लेबर से वो काम करवाया। तो यहाँ पे दैविक जो है वो कौन हो गए? वो लोअर लेवल के हो गए। लोअर लेवल के इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली वर्कफोर्स से कांटेक्ट किया, डायरेक्टली लेबर से कांटेक्ट किया, ठीक। जो मैनेजर होते हैं, किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, वो डायरेक्टली लेबर से बात नहीं करते हैं। वो किससे बात करते हैं? वो सुपरवाइज़र से बात करते हैं, जो लेवल यहाँ पे दैविक का है। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 हैं, लेकिन उस 3 लेवल में भी क्लियरली समझिए, पहला टॉप लेवल है, दूसरा मिडिल है, तीसरा आपका क्या है? लोअर लेवल है, जिसमें 2 पार्ट्स आते हैं, एक सुपरवाइजरी लेवल आता है और एक आपका लेबर्स का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दैविक हैं वो सुपरवाइजरी लेवल पे हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। इतने 10 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड आपको चैप्टर 1 से समझ में आए हों। नेक्स्ट वीडियो मेरा चैप्टर 2 से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का होगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें। बाकी आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।